हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एचटेट की क्लास में। सीडीपी क्लास है ये बेसिकली हमारी। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने कंप्लीट जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड सब कुछ कर लिया है। अब बारी बारी आती है फिजिकल डेवलपमेंट की। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के मुकाबले हो जाएगा, एक ही क्लास के अंदर हो जाएगा। इसी क्लास में हम फिजिकल डेवलपमेंट साथ ही साथ मोटर डेवलपमेंट भी दोनों की दोनों कवर कर लेंगे। क्लास 6 के अंदर, ये हमारी क्लास 6 रहेगी डेवलपमेंट से रिलेटेड। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपाली चंद है। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है साइकोलॉजी से, साथ ही एचटेट पीजीटी साइकोलॉजी क्वालिफाई हूँ। चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको बता दूं कि जो सीडीपी से रिलेटेड क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है यूट्यूब पर। और कोई बैच लेना चाहता है पीजीटी साइकोलॉजी का, जिनके सब्जेक्ट में जो मेन है ना 60 मार्क्स वाली साइकोलॉजी आती है, जो 60 मार्क्स की साइकोलॉजी जो है मेरे द्वारा करवाई जाएगी। पीजीटी साइकोलॉजी क्लास ऑलरेडी जो बैच स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त, यानी आज से ही बैच स्टार्ट हो गया है। तो एक क्लास हो चुकी है। देरी ना करे, जल्द से जल्द ज्वाइन करे। डीएम कर देना मुझे टेलीग्राम पे, मुझे पर्सनली डीएम कर देना अगर कोई बैच लेना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास फिजिकल डेवलपमेंट की। देखो, मैंने कोशिश की है इस चीज को करने की, पर ये ठीक नहीं हो पा रहा है। ये पता नहीं, वापस अपलोड भी करने की कोशिश की थी, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में बिल्कुल ठीक आएगा। ये है, ऐसे ही आ रहा है। वैसे हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इशू आ रहा दिख रहा है इतना तो ठीक है। विजुअल है। फिजिकल डेवलपमेंट रेफर टू अ ग्रोथ चेंज इन द बॉडी इंक्लूडिंग हाइट वेट मसल बोन नर्वस सिस्टम। कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक विकास कैसा होता है जिसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, जो बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके अंदर चेंज आना। उसके अंदर क्या आना, चेंज आना, बदलाव आना। जैसे हाइट का इंक्रीज हो ना, वेट का इंक्रीज हो जाना है। और साथ ही साथ मसल्स जो होते हैं ना, मसल्स यानी मांसपेशियां जो होती है उसका, हड्डियां यानी कि बोन्स, और नर्वस सिस्टम, इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, होल नर्वस सिस्टम यानी पूरी बॉडी लगा लो उसका, पूरी बॉडी ना, ये उसका पूरा नर्वस सिस्टम है, ये कंप्लीट उसको बोलेंगे नर्वस सिस्टम। इसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट क्या कहलाता है? फिजिकल डेवलपमेंट। ये फिजिकली है, ये जो आपको आपको दिखता है, अपनी आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं आप। जैसे बोन को देखते हैं ना, बोन बड़ी हो रही है, अपने लेग्स को देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है, हाथ पैर भी बढ़ रहे हैं, ब्रेन भी हमारा बढ़ रहा है। साथ ही ये जो नर्वस सिस्टम अंदर वाला, अंदर की साइड वाला है ना, जो वो चीज भी क्या है, बढ़ रही है। ये सारे डेवलपमेंट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये किस प्रकार का चेंज होगा? ये क्वालिटेटिव होगा। कौन सा होगा? क्वालिटेटिव चेंजेस होगा। क्वालिटेटिव यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इजिली मेजर किया जा सके, मेजर किया जा सके। क्वालिटेटिव मात्रात्मक, हिंदी में मात्रात्मक चेंज होते हैं। अच्छा, ये जो फिजिकल चेंज होता है ना, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, एक फिक्स होता है, फिक्स रेंज का होता है। कहने का मतलब ये है कि एक एज होती है, इस एज के बाद वो फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है। यानी कि आपकी बॉडी की हाइट है ना, मिनिमम हाइट जो लेनी होती है, आप हाइट गेन कर सकते हो, आपका जो वेट है वो ले सकते हो। बोन जितना डेवलप होना, या आपने का नर्वस सिस्टम जितना डेवलप होना है, उतना हो जाता है उस एज तक। यानी कि एडोलेसेंस की या पॉवर्टी तक, मेनली एडोलेसेंस की एज मानी जाती है, वहां तक बच्चा जितनी भी हाइट लेना चाहे वो हाइट को गेन कर लेता है। तो क्या रहेगा? एक तो क्वांटिटेटिव है, जिसको मेजर कर सकते हैं हम, हाइट को मेजर कर सकते हैं, हाँ कितना बढ़ रहा है कह सकते हैं। तो एक फेमस इनकी डेफिनेशन है हार्लोक की, फिजिकल डेवलपमेंट रेफर टू अ चेंज इन बॉडी पोर्शन। बॉडी के पोर्शन यानी बॉडी के साइज में चेंज आना, उस शरीर के आकार में। प्रोपोर्शन यानी उसके अनुपात में। अपीयरेंस, उसको देखने में, अपीयरेंस मतलब संरचना में। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम, उसके जो बॉडी फंक्शन होते हैं ना, बॉडी के सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं उसमें चेंज। और मोटर एबिलिटी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मोटर एबिलिटी क्या रहेगा? इसका एग्जाम्पल, छोटा बच्चा होता है पहले गुडलिया चलता है, यानी कि अपने घुटनों के बल चलता है, घुटनों पे बल चढ़ता। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चीजों को चलता। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब बच्चा जो इंडिविजुअल बिना किसी सपोर्ट के चलना स्टार्ट कर देता, तो ये किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ? ये फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, यानी कि क्या विशेषताएं रहेंगी शारीरिक विकास की? एक तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो ये डेवलपमेंट होता है ना, फिजिकल डेवलप कंटिन्यूअस है। कहाँ तक रहता है? ये सिर्फ कंसेप्शन और अडल्टहुड तक रहता है। मैंने देखो अभी बताया ना आपको, अडल्टहुड तक ही ये रहता है। इसके बाद जो फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है। फिर ओर्डरली और प्रिडिक्टेबल, यानी कि हम जो है एक
या ये तो क्या है कर्म में चलेगा, कर्म में क्या है स्टेप बाय स्टेप। बच्चा जो है पहले गुड़लियां यानी पलटी मारना सीखेगा, पहले सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा, पलटी मारना सीखेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पलटी मारने के बाद बैठना सीखेगा, बैठने के बाद क्या है झुकना सीखेगा, झुकने के बाद क्या है वो अपने घुटने के बल सीखेगा, घुटने के बल चलने के बाद फिर एक टाइम पीरियड आएगा सहारा लेके सीखेगा, सहारा लेके चलना सीखेगा, फिर बिना सपोर्ट के भी चलना सीख देता है। यानी कि ये जो चीजें हो रही है ना, ये सारी की सारी के क्रम में हो रही है, एक ऑर्डर में हो रही है। तो फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली किस में हो रहा है, एक ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट डिपेंड किस पर करता है, हेरिडिटरी रिक्वायरमेंट। मान लो फादर या मदर की हाइट अच्छी है, फादर या मदर की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी वैसी जाएगी, ठीक है। फादर अगर 6 फुट के है तो बच्चे की यहाँ तक अचीव करने की बच्चा कोशिश करेगा। उसकी बॉडी बॉडी 6 फुट तक भी जा सकती है, ठीक है। डिफरेंट बॉडी देखो, रेयर केसेस जो है हमेशा रहेंगे कि जरूरी नहीं है कि फादर मदर की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हो भी, ठीक है। कहीं ना कहीं आ जाता है, रेयर फैक्टर आ जाता है, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है। जैसे माता पिता की हाइट अच्छी है तो वैसे रहेंगे, अगर हाइट अच्छी नहीं है, बोने हैं, थोड़ा हल्की हाइट है, 3 साढ़े 3 फुट के या फिर 5 फुट के है तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब ये देखा जाता है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है ना डेवलप एट अ डिफरेंट रेट। यानी कि जो बॉडी पार्ट, मान लो जिस गति से ये हाथ पैर बन रही हो ना, जिस गति से ये हाथ पैर डेवलप हो रहे हो, तो शायद उस प्रकार से ब्रेन का डेवलपमेंट ना हो रहा हो, वो स्लो कर रहा हो, स्लो डेवलपमेंट कर रहा हो। जबकि फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा तेज होता हो, जल्दी होता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा देखता हो और ऑब्जरेबल भी है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसा ऑब्जरेबल, जिसको हम अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्ट होता है ना, हर एक पार्ट बॉडी का वो डिफरेंट डिफरेंट रेट में बदल बढ़ता है। कोई पार्ट जल्दी डेवलप कर जाता है और कोई पार्ट धीरे डेवलप करता है। इट इन्फ्लुएंस मोटर कॉग्निटिव इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। ये अक्सर देखा जाता है कि जो अदर डेवलपमेंट होते हैं ना, जो अदर डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करेगा। मान लो किसी बच्चे के अंदर क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो यहाँ क्या आ गई, इन्फीरियोरिटी फीलिंग आ रही। वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा, घुलेगा मिलेगा नहीं, उसको शर्म आएगी, शाय रहेगा वो, ठीक है। उसके अंदर इमोशनल जो है, इमोशनल डेवलपमेंट भी कम होगा। साथ ही हाइट कम है तो बच्चे क्या करेगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे सारे। तो सोशल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, बच्चा बाहर ही नहीं जाता इस चक्कर में कि मेरी हाइट अच्छी नहीं है, सब मुझे चिढ़ाएंगे, ठीक है। बाहर नहीं जाएगा तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर, अगर फिजिकल एक्टिव नहीं है बच्चा तो उसका मोटर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, उसका कम्युनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आता है मेजर एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र है। देखो एक है ग्रोथ, ग्रोथ हमने पढ़ा था ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट फर्स्ट क्लास में। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं। ग्रोथ कहते हैं एक फिक्स चेंज है, एक फिक्स टाइम तक चेंज होता है बॉडी के अंदर। जबकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या है, कंटिन्यूअस, निरंतर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये तब तक चलती है जब तक इंसान मर नहीं जाता, बुढ़ापे तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है। जबकि ग्रोथ क्या है, एक फिक्स रहता है कि इसके बाद जो है ग्रोथ रुक जाती है। जैसे हाइट, वेट, बॉडी साइज, बॉडी का साइज जो होता है, शरीर का आकार हो, ये सारे इंक्रीज होते हैं, ग्रोथ सब अचीव होती है एडल्टहुड तक। मान के चलो एडल्टहुड तक ये चीजें अचीव कर लेते, फिर इसके बाद स्थिर स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबल हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। क्या देखा तात्पर्य, स्थिरता आ जाती है, ठीक है। एक सेकंड में कुछ चेक कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मोटर डेवलपमेंट। देखो मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है गति से रिलेटेड, याद रखना मोटर किससे रिलेटेड, गति। गति से चलना फिरना दौड़ना भागना, ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन देखो छोटा बच्चा क्या होता है कि दोनों चीजों में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, पहले हाथ या पैर में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, एक साथ दोनों को मूवमेंट नहीं चल पा रही। जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हाथ पैर मूवमेंट भी बढ़ जाती है बच्चे की। जंप करना ना, छोटा बच्चा जंप नहीं कर नहीं पाता, जैसे ही बड़ा होता है जंप करना सीख जाता बच्चा। तो वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग और क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर ये चीजें जो है आ जाती है। इसको क्या बोलेंगे, इसे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट स्किल बोलेंगे, यानी कि स्थूलगामक कौशल बोलेंगे। कौन से, जो चलना, भागना, कूदना और चढ़ना, क्लाइंबिंग करना, ठीक है। फाइन मोटर कौन सा, शुष्क होगा, जो बारीक हो, फाइन मतलब बारीक, बारीक वाले, बारीक काम करने वाले तो शुष्क। यानी कि राइटिंग, ड्राइंग, बॉटम ग्लोथ, होल्डिंग ए पेंसिल, एक पेंसिल को पकड़ना। शुरू में बच्चा जाता है ना नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास या फिर किड्स क्लास में होता है, प्राइमरी क्लास में होता है, तो बच्चा होल्ड नहीं कर पाता, अपने पूरे हाथों का यूज करता है। आप देखना वो दोनों फिंगर का हाथ, ये वाली थम और थम के साथ वाली फिंगर का यूज ना करते, पूरे हाथों से पकड़ता है। कभी ये लेफ्ट हाथ हाथ में रखता है पेंसिल, कभी राइट हाथ में रखता है। तो बच्चे का कंफ्यूजन भी रहता है कि किस हाथ में फिंगर
में पकड़ने से लिखा जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये फाइन मोटर धीरे डेवलप होते हैं। बच्चा पहले होल हाथ का यूज करेगा, कंप्लीट हैंड यूज करेगा, फिर धीरे धीरे उन फिंगर्स पर आएगा, फिर 2 फिंगर या पूरे हाथ का यूज करके जो है राइटिंग करना स्टार्ट करेगा। बचपन में बच्चों की ड्राइंग खराब होती है, तो धीरे धीरे जैसे ही फिजिकल डेवलपमेंट होता रहता है, मूवमेंट हो जाती है हाथों में, कोऑर्डिनेशन आ जाती है, वो डेवलप होता चला जाता है। ठीक है। फिर आता है सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच। यानी बच्चे का विजन, याद रखिए कि बच्चे के जन्म के समय जब बच्चा होता है ना, वो देख नहीं पाता, ब्लर देखता। कैसा देखता? ब्लर। अस्पष्ट रूप से इन्वायरमेंट को देखता, सामने वाला ना धुंधला दिखाई देता है, और वो भी कलर नहीं होते यहाँ पर बच्चे के पास। कलर तो कुछ महीने बाद आती है। ठीक है। तीन तीन चार चार के शायद 4 के बाद, 3 या 4 के बाद ऐसा कुछ है। इसके बाद जो है बच्चे के पास कलर आते हैं, और वो वरना ब्लैक एंड व्हाइट में साफ सुथरा नहीं होता। लेकिन जो हियरिंग पावर होती है ना बच्चे की, वो जन्म से पहले की होती है। याद रखना, हियरिंग सुनने वाली, एक सुनने वाली और एक दूसरी टच। ये माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, कंसेप्शन पीरियड में, कंसेप्शन क्या, तभी तो कहते हैं कि माँ अगर गर्भवती है ना, तो माँ को अच्छे अच्छे भजन सुनने चाहिए, गीता गीता पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे भजन सुने, अच्छा सुने। तो सुनने से क्या होगा, यानी कि ये समझा जाता है कि बच्चे वो चीज जो माँ सुन रही है ना, वही बच्चा सुन रहा है। तो वो चीज भी। एक दूसरा टच, जैसे मदर है ना, टच करती है ना अपने टमी पे, या फिर किसी और से भी कराते हैं, वो मूवमेंट करता है, उसको पता है कि वो टच कैसा है। तो ये 2 चीजें होती है ना, हियरिंग, ये तो मोस्ट सेंसिटिव होती है। यहाँ पर बच्चा प्री प्री बर्थ से भी पहले बर्थ पहले से ही, बर्थ से पहले ही सीख कर आता है इन सब चीजों को। फिर बाद में टेस्ट और स्मेल तो बाद में पता चलता। स्मेल का धीरे धीरे बच्चे को पता चलता है, जैसे मोहम्मद की स्मेल का पता होना। बच्चा स्टार्टिंग में आवाज से नहीं पता चलता उसको, उस मदर की स्मेल से पता चलता है कि ये मदर मेरी है। तभी देखो कई बार रील्स देखी होगी ना, मदर क्या कर रही है ना, चुन्नी ओढ़ी हुई है। तो बहुत मतलब मान लो यहाँ पे 5 मदर बिठा दे इस बच्चे की, ये 5 मदर है। तो बच्चा अगर इधर से लेकर जाएगी ना, तो इधर से भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। मान लो ये मदर है, तो मदर के पास जाएगा, जैसे अपनी मदर की महक सुन लेगा कि ये मेरी मदर की स्मेल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे के अंदर स्मेल डेवलपमेंट भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन सबसे लीस्ट माने ना, लीस्ट डेवलपमेंट शुरुआती तौर पर, जब बच्चा शिशु होता है, इन्फेंसी होता है ना शिशु, तो सबसे लीस्ट जो माना जाता है वो विजन माना जाता है सबसे कम। बाकी चारों के चारों आ जाते हैं। हियरिंग, अच्छा टेस्ट का क्या था, ऑब्वियस बात है, बच्चे का टेस्ट अच्छा धीरे धीरे डेवलप होता है। स्टार्टिंग में तो दूध का टेस्ट करता है, फिर लेमन लेमन अगर नींबू आप चटाते हैं बच्चे, वो चसाते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चा टेस्ट कर लेता है, खट्टा टेस्ट है, खट्टा है या मीठा है, कड़वा है, ऐसा। टच का भी बच्चे को बड़े अच्छी तरीके से पता होता है कि कौन टच कर रहा है, मदर है, फादर या अदर है। ठीक है। फिर आता है फिजिकल बोल रही प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास के सिद्धांत कौन से, ये हम फर्स्ट क्लास में कर चुकी है। सिफेलोकैडवल प्रिंसिपल कौन सा था, जो सर से, यानी कि सर से पैर नीचे की तरफ आ रहा है ना, हेड से नीचे की तरफ है, तो उसको स्फेलोकैडवल प्रिंसिपल बोला जाता है। दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, जिसके अंदर सेंटर से निकल के बाहर से, केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, उसे प्रोक्सिमो डिस्टल बोला जाता है। और एक था जनरल टू स्पेसिफिक में कहता है बच्चा जो है पहले जनरल चीजों को सीखेगा, बाद में पूरा कंप्लीट स्पेसिफिक पे जाएगा। तो सबसे अच्छा उदाहरण, पहले पूरे हैंड मूवमेंट करता है बच्चा, सबसे पूरा जनरल। फिर एक फिंगर को मूव करना स्टार्ट करता है, यानी जनरल जनरल मूवमेंट से लेकर फिर एक स्पेसिफिक मूवमेंट पे चले जाना। जनरल पूरा हाथ हो गया, स्पेसिफिक एक फिंगर हो गए। ठीक है। विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? हेरिडिटी, माता पिता के स्वास्थ्य अच्छा है, उनका फिजिक्स अच्छा है, अच्छी हाइट है, तो बच्चे की सेम हाइट अच्छी रहेगी। न्यूट्रिशन, बच्चे को अच्छा खाना पीना मिल रहा है, बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, हेल्दी हेल्दी डाइट मिल रही है, तो बच्चे का फिजिकल भी वैसे होगा। वहीं अगर मान लो बच्चे को खाना ही बड़ी मुश्किलों से मिल रहा है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, कुपोषण का। फिजिकल वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिजिकल वीक, खाना मिल नहीं रहा। हेल्थी एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है, ज्यादातर बच्चा बीमार रहता है, क्या ज्यादातर बच्चा बीमार रहता है, इससे क्या होता है उसके शारीरिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है डिजीज, हेल्थी हेल्थ नहीं है, हेल्थी अच्छी नहीं है, उसकी डिजीज आ जाएगी, जिससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं ना बच्चे का, एक आता है ग्रोथ हार्मोन्स, क्या आता है, रिलीज करती है बॉडी, जब हम बायोलॉजी की क्लास में करेंगे ना, तब हम पर पढ़ेंगे। हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले करती है फिजिकल डेवलपमेंट या किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो। तो देखा जाता है जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, ग्रोथ हार्मोन्स, एक हार्मोन्स रिलीज करती है हमारी बॉडी। एक कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, पिट्यूटरी।
पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, एक हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो होता है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का क्या काम होता है, बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज जो होते हैं ना, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये हार्मोन्स को पक्का बनाता है कि बच्चे का विकास जो अच्छे तरीके से हो सके। तो ये हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट करने का, यानी कि फिजिकल, यानी कौन सा हार्मोन पूछ ले तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज देखा जाता है, अगर बच्चा है ना खाना भी अच्छा खा रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, हेल्दी है, हार्मोन्स भी सही बैलेंस में निकल रहे हैं उसके, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी करता है, साथ साथ व्यायाम भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, डेली एक्टिविटीज भी कर रहा है, योगा कर रहा है, सारी जो भी चीज कर रहा है ना, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चा फिट होएगा, फिट तंदुरुस्त होगा, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी उसको इस तरह से मिला हुआ है कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, तब भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा चलेगा। रेस्ट एंड स्लीप देखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में बच्चा जब होता है ना, देखो आपने भी देखा होगा, जो इन्फेंसी की स्टेज होती है ना, बच्चा ज्यादातर क्या करता है, सोता है, ज्यादातर क्या होता है, सोने पे गुजारता है, तो ग्रोथ हार्मोन से रिलीज होता है। तो इसलिए बच्चा एक तो इसलिए ज्यादा सोता है क्योंकि उसके अंदर सोते समय उसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, जिससे भी फिर उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। जितना सोएगा ना, उतना ही अच्छा रहता है उसका फिजिकली, और साथ साथ लर्निंग करने के लिए भी, लर्निंग याद रखना, लर्निंग के लिए भी स्लीपिंग उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्यों ना हो, चाहे अडल्ट क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। अगर आपने कोई लर्निंग करी है ना, कुछ लर्न किया, उसके अगर आप थोड़ी देर बाद सो जाते हो, पढ़ने के बाद आप रेस्ट करते हो, तो आप देखना आपकी मेमोरी स्ट्रांग बन जाती है। मेमोरी कैसे बनेगी, स्ट्रांग, स्ट्रांग बनेगी। स्ट्रांग इसलिए बनेगी क्योंकि इसके अंदर सोते समय क्या होता है, स्लीप के समय है ना, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। मेमोरी कंसोलिडेशन का मतलब आप मान के चलो, जब हम मेमोरी का चैप्टर करेंगे तब करेंगे। मेमोरी कंसोलिडेशन का मतलब, अब छोटे और आसान भाषा में करें तो पक्की करना मेमोरी, मेमोरी को पक्का करना। तो बार-बार याद करने से अच्छा है कि आप एक एक बार अच्छे से पढ़ लें, फिर थोड़ा देर रेस्ट कर लें। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी हमारी पक्की हो जाती है, मेमोरी का एलटीपी, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हो जाता है। बाकी ज़्यादा ये डीप में जाने की मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि ये सीडीपी क्लास है, ना कि हमारी साइकोलॉजी की क्लास है। तो रेस्ट एंड स्लीप हो जाएगा, आगे चलते हैं अब। इसके बाद आता है हमारे रिफ्लेक्सेस, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस। पीजीटी वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर भी ये पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस ये याद रखना हमेशा, ये एक इन्नेट होते हैं, बच्चा जो है ये रिफ्लेक्सेस बाय बर्थ सीख कर आता है, उसको बाहर बाहर आकर वो चीज नहीं सीखता, वो अंदर से ही माँ के गर्भ से ये चीजें रिफ्लेक्सेस सीख कर आता है। और ये क्या है, एक ऑटोमेटिक अपने आप होता है, वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी नहीं होता, सॉरी, इनवॉलंटरी। ये जो व्यवहार कर, ये रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, ये एक प्रकार के व्यवहार होते हैं जो कि अपने आप होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में ज्यादा पाए जाते हैं ये व्यवहार, ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, इंसान का खुद का कोई इतना रोल नहीं होता इसके अंदर। और ये सर्वाइवल करने के लिए जरूरी होते हैं, यानी जीवित रहने के लिए जो व्यवहार है, रिफ्लेक्सेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नवजात शिशु को विभिन्न प्रकार की जो भी स्टिमुलाई होते हैं ना, उत्तेजनाओं के प्रति क्या होता है, तुरंत तरीके से रिएक्शन करने पर हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करने पर हेल्प करता है। याद रखना रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, एक तो ये इनेट होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, साथ ही इनवॉलंटरी, यानी कि खुद का रोल नहीं होता, ये एक ऐसे इनवॉलंटरी बिहेव होते हैं जो अपने आप होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये कोई भी स्टिमुलस उसके प्रति तुरंत तुरंत स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत, ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस होते हैं। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस होंगे, ग्रास्पिंग होता है पहला था, ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्सेस में क्या था, शिशु की जब हथेली होती है ना, यहाँ से हथेली, अगर आप कोई भी यहाँ फिंगर रखता ना, जैसे छोटे बच्चे ना, छोटे-छोटे बच्चे को देखो, या 2 1 महीने का है, 2 महीने का है, ऐसे कर, तो 1 महीने का या 2 महीने का, तो उसके अगर आप हथेली पर यहाँ पर फिंगर रखोगे ना, वो क्या करेंगे, बंद कर लेगा, अपनी मुट्ठी को क्या करेगा, बंद कर लेगा। तो ये एक तरह का ना सर वो है, रिफ्लेक्स है, अपनी फिंगर को बंद कर लेना। फिर हम अगर हमारे साथ, जिसको ये पता नहीं है, वो अगर उसके साथ होता तो वो ये बोलेगा कि देखो इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया, ये चाहता कि मैं इसको कभी छोड़ कर ना जाऊँ, है ना? तो ये क्या होता है, ग्रास्पिंग वाले। स्टारली रिफ्लेक्ट यानी मोर मोर रिफ्लेक्ट या स्टार्टल या मोर रिफ्लेक्ट क्या बोलेंगे, तेज आवाज या अचानक झटका लगने से। मान लो कि शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, अचानक से रसोई में, किचन में से कोई बर्तन गिर गया, तो शिशु अचानक से झटके से उठता है और अपने हाथ पैर को फैला देता है, बिल्कुल। फिर क्या करता है, फिर एक बार तो डर के मारे उसने फैला लिया दोनों, अब ऐसा है ना, डर के मारे हाथ पैर फैला लिया, फिर कहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसको थोड़ी समय में वापस मोड़ लेता, जैसे अपनी वापस अवस्था में आ जाता, सेम स्टेज में आ जाता। एक बार साउंड आया, लाउड साउंड आया,
तेज की आवाज हुई, बर्तन नीचे गिर गया, तो उसने हाथ पैर को खोल लिया। फिर जैसे ही थोड़ी फिर खोलने के बाद क्या करता है, वापस अपने शरीर को अपने अंदर की तरफ समेट लेता है, ठीक है। फिर आता है रूटिंग रिफ्लैक्टिंग। रूटिंग रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स में क्या आता है, इसमें शिशु के गाल को छूने पर उसकी दिशा, रूटिंग में आता है ना, रूटिंग वह उसी दिशा में सिर घुमाता है, मुंह खोलता है उस, हाँ। ये पता क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि अगर है ना किसी बच्चे के यहाँ पे चिक पर हाथ रखोगे ना, यहाँ इधर, तो उसे ये लगेगा कि कोई मुझे कोई बेबी को ना दूध पिलाने वाला है, यानी कहते हैं मम्मा शायद मुझे दूध पिलाने। कई बार देखा होगा ना, टच करने पर, अपने लिप्स के पास टच करने पर, इधर इसी एरिया में टच करोगे तो बच्चा क्या करता है, अपना मुंह ओपन करना स्टार्ट कर देता है, मुंह खोलता है। और पता है किस आस में खोलता है, कि मुझे जो है ना दूध मिलेगा, दूध की आस में खोजता है। और फिर वो निप्पल, ये जो मम्मा का जो निप्पल होता है या फिर सतन होता है, उसको खोजने की ढूंढता है, कोशिश करता है कि हाँ मम्मा जो है मुझे अब दूध पिलाएगी। तो ये रूटीन रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ग्रेस्पिंग हाथ, इसमें कहते हैं हाथ वाला, हाथ वाले अंदर घुमा लेगा अपने फिंगर, फिंगर किसी ने फिंगर पकड़ी, उसको मतलब कस की बंद कर देगा मुट्ठी को। फिर फिर कहता है स्टार्टल। स्टार्टल में क्या होता है कि बच्चा लाउड साउंड आने पर शरीर को एकदम से खोल लेगा, फिर सुकौड़ लेगा। रूटिंग में क्या आ जाएगा, रूटिंग में क्या होता है कि यहाँ गाल पर टच करने पर क्या होता है, बच्चा जो है इधर उधर सर घुमाता है कि सांस में कि हाँ मुझे दूध पिलाएगा, निप्पल को ढूंढने का सर्च करता है, ठीक है। फिर आता है स्टेपिंग। स्टेपिंग क्या होता है इसके अंदर, जब शिशु के पैरों के तलवे के नीचे किसी कठोर स्पर्श, याद रखो सबसे पहले ना, जब फर्स्ट टाइम कभी बच्चे को ना धरती पर स्पर्श नहीं करवाता, कभी भी नहीं करवाता। फर्स्ट टाइम आप करवाते ना, या मान लीजिए ये क्या फर्श है, ये फर्श है, नीचे ये धरती है, तो जब इसको टच करवाने की कोशिश कराएंगे तो बच्चा अपने आप वापस लेने की कोशिश करेगा, इन पैरों को अंदर की ओर, अंदर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। यानी कि जब शिशु के पैरों के तलवे किसी कठोर सतह को स्पर्श करते थे, वह चलने जैसी गतिविधियां करना जो स्टार्ट कर देगा, स्टेपिंग करेगा। यानी कि क्या करेगा, अंदर सर्फ पर, वो क्या बोलते हैं, फ्लोर पर, याद रखो फ्लोर पर उसने पैर रखा तो अपने अंदर की उसने वापस मोड़ा, और फिर मोड़ने पर क्या कहता है, भाग लूं अभी मैं, भागने की वाली फीलिंग आ रही, गति गति उत्पन्न करता है, अंदर की ओर मोड़ लेता है। सकिंग क्या होता है, सकिंग का मतलब ये आता है कि बच्चा जो है होठ या इधर आसपास के एरिया को टच करोगे ना, वो चूसना स्टार्ट कर देगा। नहीं कि उसके होठ या मुंह के पास स्पर्श करने पर शिशु जो है स्वस्थ ही चूसना शुरू कर देता है, मतलब उसकी या तो फिंगर को लिक करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव, और ये सारे के सारे किस लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल करने के लिए। अगर बच्चे ने ये सारे सर्वाइवल, अगर ये रिफ्लेक्स देखा जाता ना, तो ये माना जाता है कि बच्चा जो नॉर्मल है। अगर कोई भी अगर ऐसा देखा जाता है बच्चा ये रिफ्लेक्स नहीं शो कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये चीज देखी जाती है, कहीं एबनॉर्मलिटी का, तो एबनॉर्मल तो नहीं है बच्चा, ठीक है। ये सारी चीजें, यही बात अभी मैंने बताया कि यदि कोई भी रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है या एबनॉर्मल हो, तो ब्रेन डैमेज या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का संकेत भी हो सकता है। यानी कि कोई ना कोई दिक्कत तो है, अगर ये रिफ्लेक्स शो नहीं कर रहा है बच्चा, तो तब की बात है ये, उसको कोई ना कोई चांसेस है कि कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा। फिर अब चलते हैं हमारा मोटर डेवलपमेंट में। देखो मोटर डेवलपमेंट ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है मोटर डेवलपमेंट, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मोटर डेवलपमेंट या गति या फिर गमन भी बोलो, गमन विकास से तात्पर्य शरीर की गतियां मांसपेशियों के समन्वय कर्म विकास करना। यानी बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन में, जैसे डांस करते ना, हाथ दो हाथ ऊपर उठा लिए, दो हाथ ऊपर उठाए फिर पैर के साथ जंप कर रहा, तो वो मोटर कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हो आप। कोऑर्डिनेशन बॉडी में एक हाथ ऊपर है एक पैर अप साइड, यानी कि पीटी करते ना, जैसे पीटी ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये वाला कोऑर्डिनेशन में करना, ये क्या कहलाता है, मोटर डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंट्रोल बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, मैचुरेशन और मसल और नर्वस सिस्टम जब मैच्योर हो जाता है ना, जब बच्चे का नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब ये चीजें जो है मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो बॉडी के अंदर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना जो है, शरीर को नियंत्रण करना स्टार्ट कर देता है। मोटर डेवलपमेंट कहाँ होता है, इन्फेंसी स्टेज में देखने को मिल जाता है। जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशुओं में जो है मोटर डेवलपमेंट अच्छे से आ जाता है, और ज्यादा ही अत्यधिक तीव्र विकास हो जाता है ना, कब कहाँ से, दो दो जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे के अंदर। देखो फिर इसमें कौन कौन से मील स्टोन्स आ जाएंगे, देखो पत्थर नहीं है, मील के पत्थर नहीं है, मील स्टोन आ जाएंगे यहाँ। शिशु के प्रमुख शरीर के मील स्टोन क्या रहेंगे, रेजिंग हेड एंड चेस्ट। यानी कि स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है ना, 2 से 1 महीने का बच्चा कुछ नहीं करता है, बस उसका तो काम होता है खाना सोना पोटी करना, बस सो जाना, बस कोई मूवमेंट नहीं होती इतनी ज्यादा हद तक। फिर उसमें क्या होता है कि रेजिंग हेड एंड चेस्ट, यहाँ पर अपना सर जो है बच्चा ऊपर की साइड उठाएगा, चेस्ट भी और अपना हेड भी, दोनों चीज। 2 से 4 महीने का बच्चा रोलिंग ओवर, यानी कि पलटी मारना कब स्टार्ट कर देता है, करवट बदलना भी बोल सकते हैं, पलटी मारना कब स्टार्ट कर देता है, 2 से
5 महीने का बच्चा ज्यादातर, देखो ऑन एन एवरेज की बात है, कई बार क्या होता है बच्चा जो है इससे लेट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि 6-7 महीने का बच्चा ऐसा नहीं करता, वो 6-7 महीना लेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिटिंग विद सपोर्ट, देखा जाता है कि बच्चा जब बैठना सीखता है ना सपोर्ट के सहारे, तकिया लगा दी इधर, ये बच्चा है, इसको अगर तकिया लगा देते हैं इधर तकिया, तो इसके सहारे कब बैठना स्टार्ट कर देता है, वो 4 से 6 महीने तक बच्चा जो है स्टार्ट कर देता है सपोर्ट के सहारे। विदाउट सपोर्ट कब, 6 से 7 महीने का। क्रोलिंग यानी रेंगना कब, घुटने के बल स्टार्ट ना रेंगना कब स्टार्ट कर देता है, 7 से 8 महीने का, 7 से 8। फिर वॉकिंग कब, अब इंडिपेंडेंटली कब चलना स्टार्ट कर देता है, देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी, यानी 9 महीने का बच्चा भी चलना स्टार्ट कर सकता है, और कहीं 5 साल का बच्चा भी कई बार होता है कि नहीं चल पाता, वो अलग केस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैच्योरेशन आ जाएगी, जैसे जैसे बच्चा जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग सीख जाएगा, ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हार्डली देखा जाता है 5 साल, अगर 5 साल बच्चा नहीं चल पा रहा हो तो उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है, वरना 5 साल तक जो है वेट किया जाता है इस एज तक का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 8 से लेकर 18 मंथ तक का बच्चा जो है चलना स्टार्ट कर देता है, 1.5 साल का बच्चा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट क्या है कि मोटर डेवलपमेंट किस चीज को फॉलो करता है, बेसिकली ये हेड और टोय को आ जाएंगे आपको, सिर्फ फैलोकैडवाल प्रिंसिपल, यानी कि सबसे पहले किस चीज का विकास होगा, ब्रेन का होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा वो। फिर आता है मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो फॉलो प्रोक्सिमोडिस्टिक प्रिंसिपल, ये सेंटर से, यानी कि सेंटर यानी स्पाइनल कोड से लेकर हैंड हैंड तक, आर्म्स आपके शोल्डर आर्म्स इधर से निकलेंगी। तो ये इस चीज को, दोनों चीज को फॉलो करता है, दोनों प्रिंसिपल पर काम करता है। अब याद रखना, जो भी ये चीज है ना अचीविंग मोटर स्किल, यानी कि जो भी मोटर स्किल आई बच्चे, मोटर डेवलपमेंट होती है, वो डिपेंड करती है अलग अलग, एक बच्चे में क्या होता है कि जल्दी आ जाता है, जल्दी बच्चा जो 9 महीने का चलना स्टार्ट कर देता है, क्या पता दूसरा बच्चा जो है वो 1.5 महीने का, 1.5 महीने का बोल रही 1.5 साल का हो गया तभी भी उसने चलना नहीं सीखा, वो 3 साल का चलना सीख रहा है। तो वो चीज भी डिपेंड करती है, इंडिविजुअल डिफरेंस की यहाँ बात आ जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को यहाँ पर मिलती है। फिर आता है न्यूट्रिशन, मैचुरेशन, हेल्थ, प्रैक्टिस, ये सारे के सारे जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, मोटर डेवलपमेंट को। न्यूट्रिशन, मैचुरेशन, हेल्थ और प्रैक्टिस गमक विकास को प्रभावित करने वाले ये क्या प्रमुख कारक है। तो लो भैया, हमारी क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। और थैंक यू भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लियर, सिलेक्शन पक्का। बाय बाय।